गणतंत्र दिवस से पहले आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों से मुलाकात करेंगे। 1 मिनट में ये पूरी खबर आपको दिखाते हैं। देश में 72वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस मौके पर आज शाम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर करीब 12 बजे संवाद करेंगे। इस वर्ष 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी साइकिल गर्ल ज्योति से भी मिलेंगे। ज्योति वही है जिसने लॉकडाउन के दौरान अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर 1200 किलोमीटर की लंबी यात्रा की थी। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस स्वयंसेवकों और कलाकारों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत में विविधता होते हुए भी भारत एक है। गणतंत्र दिवस की तैयारियों के दौरान आपने भी महसूस किया होगा कि हमारा देश कितनी विविधताओं से भरा है। अनेकों भाषाएं, अनेकों बोलियां, अलग अलग खान पान, कितना कुछ अलग है, लेकिन भारत एक है। गणतंत्र दिवस से पहले राजधानी दिल्ली की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। 72वें गणतंत्र दिवस के समारोह से पहले दिल्ली की सुरक्षा मजबूत कर दी गई है। पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। डीएमआरसी ने भी मेट्रो को आंशिक तौर पर बंद करने का नोटिस जारी कर दिया है। डीएमआरसी के मुताबिक येलो लाइन पर बने केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन स्टेशन पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। इन स्टेशन के बीच प्रवेश और निकास गणतंत्र दिवस पर दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे। साथ ही सभी मेट्रो पार्किंग स्थल भी 25 जनवरी को सुबह 6 बजे से 26 जनवरी को दोपहर 2 बजे तक बंद रहेंगे। इस बीच दिल्ली की बिजली काटने वाली साजिश को देखते हुए भी पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। दिल्ली के सब स्टेशन और अलग अलग पावर स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने किसानों को 26 जनवरी पर ट्रैक्टर मार्च की इजाजत दे दी है, लेकिन साथ ही बहुत सी शर्तों को भी लगाया है। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी के दिन किसानों को ट्रैक्टर मार्च निकालने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन साथ ही में कई सारी शर्तें लगाई गई हैं। 26 जनवरी की परेड खत्म होने के बाद किसानों की ट्रैक्टर परेड दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों से शुरू होगी। पुलिस ने 3 कंट्रोल रूम बनाए हैं और रैली के दौरान एक्टिव कॉल्स पर उनकी नजर रहेगी। पुलिस ट्रैक्टर रैली पर ड्रोन से नजर रखेगी। साथ ही रैली के रूट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और इसकी वीडियोग्राफी भी करेंगे। दिल्ली के 3 जगहों से ट्रैक्टर रैली की इजाजत है, जहां से बैरिकेडिंग हटा दी जाएगी। किसान जहां से मार्च शुरू करेंगे वही वापस लौट आएंगे। ट्रैक्टर की स्पीड को 15 से 18 प्रति किलोमीटर की रफ्तार पर चलेंगे। साथ ही पुलिस ने स्टंट करने वालों को सख्त हिदायत दी है। पुलिस किसान रैली के साथ रहेगी ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो। कई दौर की बैठकों के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस ने किसानों को सशर्त ट्रैक्टर मार्च निकालने की परमिशन दी है। रविवार को सिंघू बॉर्डर पर कांग्रेस सांसद रवनीत के साथ हाथापाई और मारपीट भी की गई। कृषि कानून के विरोध कर रहे किसानों के बीच रविवार को लुधियाना से कांग्रेस संवाद रवनीत बिट्टू पहुंचे, लेकिन सिंघू बॉर्डर पहुंचने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू के साथ कुछ लोगों ने अचानक मारपीट शुरू कर दी। सांसद रवनीत बिट्टू ने आरोप लगाया है कि इस हमले के पीछे नक्सली और खालिस्तानी सोच रखने वाले लोग हैं। जो नक्सलाइट बोलते हैं, जो खालिस्तानी बोलते हैं, जो 2020 वाले बोलते हैं, वो सरकार तो कह ही रही है। मैंने भी बार बार ये कहा है, मेरी सबसे पहले तो मैं ही ये चीजें बोलता रहा हूँ ना, तो वही लोग हैं। और जो उन्होंने 26 को करना था, ये शुक्र है अभी उससे पहले ये एक्सपोज हो गया। हम गए तो वो अटैक हमारे ऊपर हो गया, और 26 जनवरी को जो करना था वो एक्सपोज हो गया उससे पहले। नए कृषि कानून के विरोध में हजारों की संख्या में किसान मुंबई की ओर कूच कर रहे हैं। 1 मिनट में ये खबर देखिए। नारे लगाते हुए ये किसान महाराष्ट्र के हैं जो नए कृषि कानून के विरोध में
मुंबई की ओर आगे बढ़ रही हैं, जहां आज वो मुंबई में होने वाली किसान रैली में शामिल होंगे। महाराष्ट्र के 21 जिलों के हजारों किसान शनिवार को नासिक में इकट्ठा हुए और राजधानी मुंबई तक की 180 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मार्च शुरू किया। आज मुंबई के आजाद मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ये सभी किसान शामिल होंगे। अखिल भारतीय किसान महासभा के आह्वान पर कई छोटे छोटे किसान संगठन इकट्ठा होकर मुंबई की ओर रवाना हुए। आज मैदान में होने वाली इस रैली को पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री और एनसीपी प्रमुख शरद पवार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहेब थोराट और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे संबोधित करेंगे। आंदोलन को लेकर कांग्रेस सांसद ने एक बार फिर केंद्र पर हमला बोला है। नए कृषि कानून के विरोध में जारी आंदोलन को लेकर एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा है। राहुल गांधी ने केंद्र पर कटाक्ष करते हुए एक ट्वीट किया। सरकार का काम था चीन को सीमा पर रोकना, न कि सत्याग्रही अन्नदाताओं को दिल्ली बॉर्डर पर। मोदी सरकार, अयोग्यता और अहंकार। फिलहाल सांसद राहुल गांधी तमिलनाडु की यात्रा पे हैं, जहां वो इस वर्ष होने वाली विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही हैं। रविवार को एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि तमिलनाडु के लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। मैं तमिलनाडु में एक ऐसी सरकार लाने में मदद करना चाहता हूं, जो सही मामलों में गरीबों, किसानों, मजदूरों और छोटे एवं मझोलों कारोबारियों का सम्मान करती हो। मैं तमिलनाडु के लोगों के साथ मिलकर काम करूंगा ताकि आप लोगों को वो सरकार मिल सके जिसके वे हकदार हैं। पिछले कुछ समय से द्रमुक और कांग्रेस के रिश्तों में उस वक्त तनाव दिखा जब हाल ही में द्रमुक ने कहा कि वह पुडुचेरी में सभी 30 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी, जिसके बाद से कांग्रेस राज्यों में अपनी जमीन तैयार कर रही है। पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को असम में एक रैली को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर के 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। रविवार को उन्होंने बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन समझौते के हस्ताक्षर की पहली वर्षगांठ पर कोकराझार में एक रैली की। रैली के दौरान गृह मंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि आखिर उन्होंने असम के लिए किया क्या है। जो असम की संस्कृति की बात करते हैं, सालों सालों तक यहां शासन में रहे, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया असम या संस्कृति के लिए, असम की संस्कृति के लिए? वोट बटेरने के अलावे कुछ नहीं किया। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो असम में घुसपैठियों के लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे। एक कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की जोड़ी सारे दरवाजे खोल देगी और घुसपैठ को असम के अंदर सरल करके दी, क्योंकि उनकी वोट बैंक है, वोट बैंक। डायमंड हार्बर से सांसद बनर्जी ने बीजेपी को उन पर लगाए जा रहे आरोपों को सही साबित करने की चुनौती दी है। बीजेपी नेताओं द्वारा खुद को लुटेरा कहे जाने वाले बयान पर डायमंड हार्बर से टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने पलटवार किया है। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए बीजेपी को चुनौती दी कि अगर उन पर लगे आरोप लाबित होते हैं तो वो सार्वजनिक रूप से फांसी पर झूल जाएंगे। साथ ही परिवारवाद को लेकर भी उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी और कहा, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवार के 1 से अधिक सदस्यों के सक्रिय राजनीति में आने से रोकने के लिए एक विधेयक लेकर आते हैं तो अगले ही पल अभिषेक बैनर्जी राजनीतिक अखाड़े में नहीं होंगे। कैलाश विजयवर्गीय से लेकर शुवेंदु अधिकारी तक, मुकुल रॉय से राजनाथ सिंह तक आपके परिवार के अन्य सदस्य हैं जो भाजपा के अहम पदों पर काबिज हैं। तब तृणमूल कांग्रेस पार्टी में अगले ही पल हमारे परिवार से केवल ममता बनर्जी होंगी, ये मेरा वादा है। इस बीच सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी को कोर्ट की तरफ से नोटिस भी भेजा है। हाल ही में बीजेपी नेता ने टीएमसी सांसद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। यौन हमले के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा कि सिर्फ जबरदस्ती छूना यौन हमले की श्रेणी में नहीं आएगा। यौन हमले के एक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा कि सिर्फ जबरदस्ती छूना यौन हमले की श्रेणी में नहीं आएगा। किसी गतिविधि को यौन हमले की श्रेणी में तभी माना जाएगा जब यौन इरादे से स्किन टू स्किन कांटेक्ट हुआ हो। सिर्फ जबरदस्ती छूना यौन हमले की श्रेणी में नहीं आएगा।
कोर्ट के इस फैसले पर AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर इसकी आलोचना की है। मैं ये कहने के लिए विवश हूं कि यह बेतुका और बहुत निराशाजनक है। यदि महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा इसकी अपील नहीं की गई तो इन टिप्पणियों को निष्कासित करने की मांग नहीं की जाती है, तो यह बच्चों के यौन अपराधों से बचने के लिए संघर्ष को कमजोर करेगा। किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देना चाहिए। कोर्ट ने जिस मामले में फैसला सुनाया उसमें अभियुक्त पर नाबालिग से यौन शोषण करने का आरोप था। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस का समारोह लखनऊ के साथ साथ नोएडा में भी बनाया जाएगा। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। रविवार को यूपी के स्थापना दिवस के मौके पर लखनऊ में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, मगर इस बार यूपी सरकार ने फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश दिवस लखनऊ के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में भी मनाया जाएगा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11:45 पर हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद पहुंचेंगे। इसके बाद वो 11:55 पर नोएडा हाट गौतम बुद्ध नगर पहुंचेंगे। सेक्टर 33 स्थित शिल्प हाट में यूपी दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहां प्रदेश के सभी 75 जिलों के उत्पादों का स्टॉल लगाया गया है। दोपहर 12 बजे उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत नोएडा की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही वो इस दौरान एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 2 बजे कार्यक्रम स्थल से सीएम रवाना हो जाएंगे। और अब देश भर में कोरोना का अपडेट क्या है, बस 1 मिनट में देखिए। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 14,849 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 155 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 15,948 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1,06,54,533 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से कुल 1,03,16,786 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,84,408 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,53,339 मौतें हो चुकी हैं। देश का रिकवरी रेट 96.83% हो गया है, जबकि मृत्यु दर 1.43% हो गया है। और दिल्ली में कोरोना मरीजों के नए मामले अब 200 से भी कम हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की एक्टिव मामलों में तेजी से गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 185 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 9 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 315 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 6,33,924 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,21,375 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1,741 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 10,808 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना का रिकवरी दर 98% के पार है, जबकि कोरोना से मृत्यु दर 1.7% है। रविवार को महाराष्ट्र के यवतमाल में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। 1 मिनट में अपडेट देखिए। देश में अब तक 12 राज्यों के शहरों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है और रविवार को इन शहरों की लिस्ट में महाराष्ट्र के यवतमाल का नाम भी शामिल हो गया है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के सांवरगढ़ और उज्जोना दरवाहा से मुर्गी के नमूनों में इस बीमारी की पुष्टि की गई। इसके अलावा दिल्ली के जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय के एक सैंपल में भी इसकी पुष्टि की गई है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड के बाकी प्रभावित इलाकों में नियंत्रण अभियान चलाया है। केरल के लिए एक उपकेंद्र,
मध्य प्रदेश के लिए 3 और महाराष्ट्र के लिए 5 उपकेंद्रों के लिए ऑपरेशन की योजना जारी की गई है। महाराष्ट्र में आज कुल 1804 पक्षियों की मौत की खबर आई है, जबकि राज्य में 8 जनवरी से अब तक कुल 17,249 अलग अलग प्रजाति के पक्षियों की मौत हो चुकी है। पशुपालन मंत्रालय के अनुसार पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना के तहत मुआवजे की रकम का आधा हिस्सा राज्यों को प्रदान किया है। बर्फबारी के इस मौसम के बीच घाटी में बर्फ से बना एक कैफे शुरू किया गया है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से जहां एक तरफ लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं, वहीं सैलानियों की गिनती भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में घाटी का सफर और खूबसूरत बनाने के लिए एक होटल ने बर्फ के इग्लू से बना कैफे तैयार किया है। स्क्रीन पर चल रहे दृश्य से आपको लग रहा होगा कि ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हुआ है, लेकिन हम आपको बता दें कि इसे बनाने में काफी समय लगा। और जब ये इग्लू बनकर तैयार हुआ तो इसकी खूबसूरती देखने लायक थी। इस इग्लू को सिर्फ सैलानियों के देखने के लिए ही नहीं तैयार किया गया, बल्कि सैलानी इसके अंदर बैठकर लंच और डिनर भी कर सकते हैं। इसके अंदर एक समय में 16 लोग बैठकर भोजन कर सकते हैं। इस इग्लू की चौड़ाई 22 फीट और ऊंचाई 13 फीट है। इसे गुलमर्ग के एक होटल ने यहां आने वाले सैलानियों के लिए खास तौर पर तैयार किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली को उनकी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। नेपाल की राजनीति में एक और बड़ा भूचाल उस समय आ गया जब वहां की सत्तारूढ़ पार्टी ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पार्टी से बाहर कर दिया। मीडिया से बात करते हुए स्प्लेंटर समूह के प्रवक्ता ने कहा कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने केपी शर्मा ओली की सदस्यता को रद्द करते हुए कहा है कि उन्होंने पार्टी के संविधान का उल्लंघन किया था। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड ने ओली पर यही आरोप लगाते हुए कहा कि ओली ने न सिर्फ पार्टी के संविधान और प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया, बल्कि नेपाल के संविधान की मर्यादा का भी उल्लंघन किया और लोकतांत्रिक रिपब्लिक प्रणाली के खिलाफ काम किया। ओली के कदमों के चलते लोग प्रदर्शन करने को विवश हुए हैं और आज पूरा देश प्रतिनिधि सभा को भंग किए जाने के खिलाफ है। दरअसल चीन द्वारा नेपाल की जमीन पर कब्जा करने और कई नीतियों के कारण नेपाल में जनता कार्यवाहक पीएम ओली के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। यही नहीं, नेपाल में संवैधानिक राजशाही और हिंदू राष्ट्र की बहाली के लिए हजारों की संख्या में लोगों ने कई दिनों तक प्रदर्शन भी किया था। नीदरलैंड्स में जनता ने कोरोना के दौरान लगाए गए लॉकडाउन का विरोध किया है। नीदरलैंड्स में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया था, लेकिन रविवार को लोग इस फैसले का विरोध करते हुए सड़कों पर उतर आए। हजारों की संख्या में लोग एम्स्टर्डम की सड़कों पर निकले और यूजियम स्क्वायर में प्रदर्शन भी किया। पुलिस ने लोगों को यहां से हटाने के लिए भारी बल प्रयोग किया। नीदरलैंड्स में कोरोना वायरस पर लगाम लगाने के लिए शनिवार से ही कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। संसद द्वारा पारित इस फैसले का लोग विरोध कर रहे थे। पिछले रविवार को भी लोगों ने कोरोना को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस दौरान लोगों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई थी, जिसमें 140 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था। यूरोप में टीकाकरण शुरू करने वाले देशों में नीदरलैंड्स आखिरी देश है। यहां अब तक कुल 77,000 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हो चुका है। ब्रिटेन में हुई बर्फबारी ने वहां के लोगों को थोड़ी राहत पहुंचाई है, जो कई दिनों से लॉकडाउन के कारण घरों में रहने को मजबूर हो गए थे। कोरोना की नई स्ट्रेन के चलते पिछले कई दिनों से ब्रिटेन की जनता अपने ही घरों में कैद रहने को मजबूर हो गई थी। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से हो रही बर्फबारी ने लोगों को थोड़ी राहत दी है। कम संख्या में ही सही, लेकिन लोग बाहर निकलकर इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। इस बर्फबारी से न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी बेहद खुश हैं। यह ब्रिटेन के जू की तस्वीर देखिए। कोरोना महामारी के बीच यह बर्फबारी लोगों के लिए अच्छा मौसम लेकर आई है।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.